जाट आंदोलन को लेकर सरकार हुई बेबस। सरकार ने बुलाई सर्वदलीय बैठक में तय होगी आंदोलन से निपटने की रणनीति। जाट नेताओं से बैठक के बाद भी आंदोलन खत्म न होने से सरकार की चिंताएं बढ़ गई हैं, जिसको देखते हुए आज सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है। चंडीगढ़ में करीब 11 बजे सभी दलों की बैठक में इस मुद्दे पर गहनता से चर्चा की जाएगी। कैबिनेट मंत्री रामविलास शर्मा ने दावा किया है कि जल्द ही मामले को सुलझा लिया जाएगा। इसके बारे में हरियाणा सरकार पूरी चिंता में है और मैं समझता हूँ बहुत जल्दी इसका समाधान निकलेगा। वहीं इससे पहले गुरुवार को चंडीगढ़ में देर शाम सीएम ने कैबिनेट की आपात बैठक बुलाई थी। बैठक में पूरे हालात पर चर्चा हुई, लेकिन कोई ठोस फैसला नहीं लिया गया। बैठक में जो है तत्कालिक स्थिति की समीक्षा की गई और लोगों से अपील की गई कि वो शांति और सौहार्द बनाए। इस बीच कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए सरकार ने कई जिलों में धारा 144 लागू कर दी है, यानी किसी एक जगह पर 5 से ज्यादा लोगों के जमा होने पर पाबंदी है। बावजूद इसके कई जगह अभी भी धरना प्रदर्शन जारी है। जाटों के साथ कई दौर की हो चुकी वार्ता में भले ही कोई हल नहीं निकल पाया हो, लेकिन आज होने वाली सर्वदलीय बैठक में उम्मीद जताई जा रही है कि शायद जाट आंदोलन को खत्म करने को लेकर कोई अंतिम फैसला हो सके। रोहतक में हिंसक हुआ आंदोलन, जाम हटाने पहुंची पुलिस पर छात्रों ने किया हमला, पुलिस ने खदेड़ा। जाट आरक्षण को लेकर आंदोलन की आग पूरा जोर पकड़ चुकी है। देखते ही देखते अब ये आग हिंसक हो गई है। रोहतक में गुरुवार देर रात जींद बाईपास चौक और पावर हाउस चौक पर लगे जाम खुलवाने पहुंची पुलिस पर छात्रों ने पथराव किया। इतना ही नहीं, पुलिस की गाड़ियों पर भी हमला किया गया। गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए गए, जिसके चलते पुलिस को वापस होना पड़ा। इसके अलावा पुलिस ने भीड़ पर काबू पाने के लिए आंसू गैस के गोले भी छोड़े। पुलिस ने महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी के बाहर भी जाम लगाए और आंदोलनकारियों को दौड़ा कर पीटा। दरअसल यूनिवर्सिटी के छात्र भी जाट आरक्षण की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे थे, जिन्हें पुलिस ने रात को वहां से खदेड़ दिया। वहीं आंदोलनकारियों ने रोहतक के बोहर गांव के पास एक स्कूल बस में भी तोड़फोड़ की और स्कूल के बस के शीशे भी तोड़ दिए। जहाँ तक रोहतक की बात है तो कई जगहों पे मार्ग अवरुद्ध है और रोहतक शहर में मार्ग अंदर इंटरनल मूवमेंट्स के लिए तकरीबन खुले हुए हैं, कुछ बाहरी रास्तों को छोड़ करके। तो हमारा प्रयास है कि समझा बुझा के और कम से कम फोर्स यूज़ करके इसको जो मार्ग अवरुद्ध है उनको खुलवाया। फिलहाल जिला प्रशासन ने सभी शैक्षणिक संस्थानों पर 21 फरवरी तक अवकाश घोषित कर दिया है, ताकि कोई अप्रिय घटना न घटे। सरकार के ऑफर के बाद भी नहीं थमा जाटों का आंदोलन। लगातार सड़कों और रेलवे लाइन पर जाटों का आंदोलन बरकरार, तो कहीं हालात हुए तनावपूर्ण। आरक्षण की मांग को लेकर रविवार को रोहतक के सांपला से भड़की आंदोलन की चिंगारी अब 2-4 जिलों को छोड़कर लगभग पूरे हरियाणा में फैल चुकी है। रोहतक, सोनीपत, झज्जर, भिवानी, हिसार, फतेहाबाद, जींद, सिरसा, फरीदाबाद के साथ साथ अब आंदोलन की आग कैथल, कुरुक्षेत्र, पानीपत, महेंद्रगढ़ को भी अपनी चपेट में ले चुकी है। लेकिन इसका सबसे ज्यादा असर रोहतक में देखने को मिल रहा है, जिसको देखते हुए अब रोहतक प्रशासन ने अतिरिक्त पैरामिलिट्री फोर्स की मांग की है। गुरुवार देर रात पुलिस ने वहां मौजूद आंदोलनकारी छात्रों को दौड़ा कर पीटा। हालांकि पुलिस के जाते ही आंदोलनकारियों ने एक बार फिर जाम लगा दिया। जो भी जाट की इस प्रॉब्लम्स को समझता, जो समझता है कि ओबीसी क्या चीज़ होती है, बैकवर्ड क्लास क्या चीज़ होती है, कॉन्स्टिट्यूशनल जो प्रोविजंस क्या है, जो भी इस बात को समझता है उनको इस बात का पता है ये एक लॉलीपॉप है, ये धोखा दिया गया है। और कोई भी जाट नेता या कोई भी जाट हितों की को समझने वाला आदमी समझौते के साथ में हो सकता है। जाट नेताओं का साफ कहना है कि बिना जातिगत आरक्षण लिए वो अपना आंदोलन खत्म नहीं करेंगे। फिलहाल इस आंदोलन का सबसे ज्यादा असर रोहतक, सोनीपत और झज्जर में दिखाई दे रहा है, जो लगभग पूरी तरह से कट चुके हैं। खासकर रोहतक में तो अब जरूरी चीजों की किल्लत होने लगी है, यानी हर तरफ हाहाकार है। जनता बेबस है, लेकिन आंदोलन खत्म के फिलहाल कोई आसार नहीं दिखाई दे रहे हैं। जाट आंदोलन की मांग लगातार सोशल मीडिया पर भी तेजी से बढ़ती जा रही है, जिसे देखते हुए कई जगह इंटरनेट सेवाएं बाधित कर दी गई हैं। आंदोलन की आग में झुलस रहे रोहतक में बड़ा तनाव, व्यापारियों और वकीलों के बीच हुई मारपीट। जाट आरक्षण को लेकर रोहतक में तनाव की स्थिति पैदा हो गई है।
कोर्ट परिसर के बाहर आरक्षण की मांग को लेकर धरने पर बैठे जाट वकीलों और आरक्षण का विरोध कर रहे प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प हो गई। दोनों के बीच जमकर पथराव हुआ और कुर्सियां भी चली। इस झड़प में आधा दर्जन लोग घायल हो गए हैं। बाद में रोहतक शहर में 2 जगह पर 7 मोटरसाइकिल फूंक दी गई। तनाव की स्थिति को देखते हुए पैरामिलिट्री फोर्स तैनात कर दी गई है। इसी बीच रोहतक में धारा 144 भी लागू कर दी गई है। रोहतक शहर में सभी बाजार बंद कर दिए गए हैं। धरना प्रदर्शनों के चलते पूरे रोहतक जिले में धारा 144 लगा रखी है। इसके बावजूद वहां पर धरना प्रदर्शन हो रहे हैं और हालात तनावपूर्ण होते जा रहे हैं। पानीपत में भी सुलगी आरक्षण की आग। पानीपत जींद रेलवे लाइन को किया जाटों ने जाम। जाट आरक्षण की आंच पानीपत के मतलोडा में भी पहुंच गई है। जाटों ने पानीपत से जींद जाने वाले रेलवे ट्रैक को जाम कर दिया है। जाटों ने गांव मतलोडा में सुबह करीब 11 बजे ट्रैक पर कब्जा कर लिया और यहीं अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया। इन जाट नेताओं का साफ कहना है कि उन्हें जातिगत आरक्षण के सिवाय कुछ मंजूर नहीं है। सरकार ने वादा खिलाफी की है, हमारे से धोखा किया है, अन्याय किया है। हमारी केवल एक ही मांग है, हम ओबीसी के तहत रिजर्वेशन की डिमांड करते हैं। केंद्र और प्रदेश सरकार में जो आरक्षण पिछली सरकार ने प्रदेश में और केंद्र में हमसे दिया था, उसी के तहत आरक्षण लेना चाहते हैं। रेलवे ट्रैक पर जाटों के धरने के बाद फिलहाल जींद और पानीपत का रेल मार्ग का संपर्क आपस में टूट गया है। कुरुक्षेत्र सांसद राजकुमार सैनी के गढ़ में पहुंची जाट आरक्षण की आंच। कुरुक्षेत्र यमुनानगर रोड पर लगाया जाम। NH 65 पर भी डाला डेरा। रोहतक से शुरू हुए जाट आंदोलन की आंच अब बीजेपी सांसद राजकुमार सैनी के संसदीय क्षेत्र तक पहुंच गई है। कुरुक्षेत्र के लाडवा में जाटों ने गुरुवार को कुरुक्षेत्र हरिद्वार नेशनल हाईवे नंबर 76 पर जाम लगा दिया। इसके साथ ही कुरुक्षेत्र में जाट समुदाय के लोगों ने पटियाला और जींद जाने वाले रास्तों को भी जाम कर दिया। आंदोलन के लेकर रूपरेखा हमारी ये है कि हम आरक्षण लेकर रहेंगे और जो राजकुमार सैनी जैसे एक बेलगाम के घोड़े हैं, इनको सरकार लगाम लगाए और इनको समाज के अंदर मतलब जहर घोड़ने का काम जो कर रहे ये ना करें। उधर कैथल में भी जाट आंदोलन भड़क चुका है। जाट नेता धर्मपाल छौत की अगुवाई में यहां तितरम मोड़ नेशनल हाईवे नंबर 65 को जाम कर दिया गया। धर्मपाल छौत ने कहा कि उन्हें सरकार की ओर से सुझाया गया फॉर्मूला मंजूर नहीं है। तो हमारी बात हुई, मुख्यमंत्री चाहते थे कि जो आर्थिक पिछड़ा वर्ग है उसमें जाटों को शामिल किया जाए, जबकि हमारी मांग थी कि हमें पिछड़ा वर्ग में शामिल किया जाए। और इसी बात को लेकर के मुख्यमंत्री जी के जो हमारी बातचीत हुई है, हम उससे खुश नहीं हैं। मुख्यमंत्री जी ने जो आरक्षण दिया है 10%, तो वो गलत है। कुरुक्षेत्र और कैथल के साथ ही जाट आरक्षण की आग पूरे प्रदेश में फैल चुकी है। ऐसे में सरकार की चिंताएं बढ़ना लाजमी है। जाट आरक्षण पर की इंडियन नेशनल लोक दल ने विधानसभा का विशेष सत्र बुलाए जाने की मांग। सरकार पर लगाया जाटों से बेईमानी करने का आरोप। अभय चौटाला बोले, आर्थिक नहीं जातिगत आधार पर मिलना चाहिए जाटों को आरक्षण। जाट आरक्षण को लेकर प्रदेश भर में मचे हाहाकार के बीच इंडियन नेशनल लोक दल ने सरकार से विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने की मांग की है। गुरुवार को मेवात और पलवल में अपने कार्यकर्ताओं के बीच पहुंचे इनेलो नेता अभय चौटाला ने कहा कि मनोहर सरकार जाटों से बेईमानी कर रही है। अभय के मुताबिक आर्थिक आधार पर आरक्षण देकर जाटों को ठगने की कोशिश हो रही है। अभय ने मांग की, जाटों को आर्थिक नहीं जातिगत आधार पर आरक्षण मिलना चाहिए। हमारी पार्टी का फैसला पहले दिन से ये है कि जाटों को आरक्षण मिलना चाहिए। हमने पीछे विधानसभा का जब सेशन हुआ था उसमें भी मुख्यमंत्री को कहा था कि एक लाइन का प्रस्ताव आए और सबको मिलकर के उस प्रस्ताव को समर्थन करके केंद्र की सरकार को भेजना चाहिए कि हरियाणा प्रदेश के जाट की हालत खस्ता है, खराब है, इसके लिए उसको आरक्षण मिलना चाहिए। इनेलो नेता अभय चौटाला ने जाट आंदोलन का समर्थन करते हुए कहा कि जाट मजबूर होकर सड़कों पर उतरे हैं। अगर वक्त रहते सरकार अपना वादा पूरा करती तो ये नौबत ही नहीं आती। प्रदेश में चल रहे जाट आंदोलन को लेकर खुद
दिग्विजय चौटाला, क्योंकि जाति विशेष का साथ देकर न केवल इंसो का बल्कि जाति विशेष के तौर पर समर्थन आज कर रहे हैं, क्या कुछ कहना है चौटाला साहब? जाट को, रोड को, जट सिख को, त्यागी को और बिश्नोई को आरक्षण मिलना चाहिए और इस लड़ाई में कोई भी आहुति, इस हवन, इस यज्ञ में कोई भी आहुति अगर दिग्विजय को डालनी पड़ेगी और इस सोच में विश्वास रखने वाले, विचारधारा में विश्वास रखने वाले लोगों को, इस कम्युनिटी से आने वाले लोगों को रखनी पड़ेगी तो वो डालेंगे। हर संभवतः लड़ाई लड़ेंगे, जाटों के साथ थे, हैं और रहेंगे। लगता नहीं कि प्रदेश में अराजकता का माहौल, अराजकता का माहौल पैदा किसने किया? सरकार ने किया। ये घटना इतनी गंभीर ना होती अगर राजकुमार सैनी जैसे लोग सड़कों पर जाकर जाटों को गालियां देते। भला और बुरा नहीं कहते। अभी मैं देख रहा हूं, कल प्रेस नोट जारी हुआ कि मैं अंडमान निकोबार से आ जाऊंगा तो 2 दिन के अंदर ये जहां जो है सारा क्लियर करवा दूंगा। मेरी ओबीसी सेना इनसे लड़ाई लड़ेगी, कुरुक्षेत्र से लड़ाई की शुरुआत होगी। कैसी बातें हो रही हैं? कैप्टन अभिमन्यु जैसे लोग, धनखड़ साहब जैसे लोग, बराला साहब जैसे लोग क्या भूल गए हैं कि वो भी जाट थे? इंसो के राष्ट्रीय अध्यक्ष दिग्विजय चौटाला, जिनका साफ तौर पे कहना है कि सरकार अब इनको बरगलाने का काम ना करे, जाट हम आरक्षण लेकर रहे। कैबिनेट मंत्री रामविलास शर्मा के बयान पर हुड्डा का पलटवार, कहा अगर सीरिया में भी हमला होगा तो रामविलास मुझे जिम्मेदार ठहरा देंगे। बोले जाट आंदोलन के लिए बीजेपी नेता हैं जिम्मेदार। क्योंकि कांग्रेस में सर्वाइवल की लड़ाई चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा लड़ रहे हैं। अशोक तंवर कुछ बोलता है, हुड्डा कुछ बोलते हैं, तो हुड्डा भोले भाले किसानों को बहका रहे। शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा की ओर से पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर लगाए गए जाट आंदोलन को भड़काने के आरोपों पर अब हुड्डा ने पलटवार किया है। हुड्डा ने कहा कि झूठे आरोप लगाना रामविलास की आदत बन गया है। खैर, ये रामविलास जी का तो ऐसा रवैया है, सीरिया में जो गड़बड़ हो रही है ना, वो भी कहेंगे हुड्डा ने करा दी। कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने भी जाट आंदोलन पर सरकार पर निशाना साधा है। दीपेंद्र ने कहा कि पूरे आंदोलन के लिए सरकार खुद जिम्मेदार है। नेताओं के इस प्रकार के बयान आते रहे, विरोधाभास के बयान आते रहे, कोई उकसाता था, कोई उत्तेजित करता था, इसकी वजह से एक टकराव, एक तनाव की स्थिति पैदा हुई और आज ये परिस्थिति प्रदेश में पैदा हो गई है। मैं समझता हूं कि इसकी पूरी जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार की है। पूर्व सीएम हुड्डा ने कहा कि उनकी सरकार के वक्त न सिर्फ जाटों बल्कि बाकी समुदायों के लोग भी संतुष्ट थे, लेकिन अब मौजूदा सरकार से हर वर्ग के लोगों में भारी गुस्सा है। जाट आंदोलन को लेकर कैप्टन अजय यादव भी बरसे मनोहर सरकार पर। बोले प्रदेश में जंगल राज का माहौल, लेकिन फिर भी मूक दर्शक बनी है प्रदेश सरकार। कांग्रेस नेता कैप्टन अजय यादव ने जाट आंदोलन के मुद्दे पर मनोहर सरकार पर निशाना साधा है। रेवाड़ी में मीडिया से बात करते हुए कैप्टन ने कहा कि जाट आंदोलन के चलते प्रदेश में जंगल राज का माहौल है और हालात पर काबू पाने में प्रदेश की भाजपा सरकार नाकाम है। इतना ही नहीं, यादव ने यह भी कहा जाट आरक्षण के मामले में जो गलती उनकी सरकार ने की, मनोहर सरकार भी वही कर रही है। जाटों के जो मंत्री हैं उन्होंने पहले इनको उकसा दिया, कैप्टन अभिमन्यु ने और धनखड़ ने, इन लोगों ने पहले उनको उकसा दिया और उसके बाद जो है इनके काबू से हाथ निकल गई। कैप्टन यादव ने कहा कि अगर सरकार जाटों को ओबीसी में शामिल करना चाहती है तो पहले ओबीसी कोटे को बढ़ाए। कैप्टन के मुताबिक किसी और जाति का हक मारकर जाटों को आरक्षण नहीं दिया जाना चाहिए। आंदोलनकारी जाटों के खिलाफ राजकुमार सैनी की ओबीसी ब्रिगेड ने खोला मोर्चा। कहा लठ की भाषा समझने वाले लोगों से सरकार क्यों कर रही है शांति से बात। लगातार उग्र हो रहे जाट आंदोलन के विरोध में बीजेपी सांसद राजकुमार सैनी की ओबीसी ब्रिगेड मैदान में कूद पड़ी है। गुरुवार को कुरुक्षेत्र में ओबीसी ब्रिगेड की राज्य स्तरीय बैठक हुई और आंदोलन से निपटने की रणनीति बनाई गई। साथ ही बाद में सड़क पर बीजेपी के जाट मंत्रियों के पुतले भी फूके गए। जो ट्रैक और रोड जाम किए हुए हैं, ये केंद्रीय और प्रदेश स्तर के जाट मंत्रियों के सह के बगैर कर नहीं सकते। इन लोगों की सह की वजह से ये आज ट्रैक और रोड जाम किए हुए हैं। ओबीसी ब्रिगेड की महिला इकाई की प्रदेश अध्यक्ष
बबीता पांचाल ने सोनीपत में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सवाल किया कि लठ की भाषा समझने वाले जाटों से सरकार शांति से क्यों बात कर रही है। अगर इन लोगों पर हमारी हरियाणा सरकार और हमारे प्रशासन ने अगर लगाम नहीं लगाई तो 22 तारीख को कुरुक्षेत्र के अंदर जहां कभी धर्मनगरी में महाभारत हुआ था, वहां पर न्याय और अन्याय की लड़ाई के लिए एक बार फिर युद्ध की तैयारी कर रहे हैं। गौरतलब है कि राजकुमार सैनी खुद हरियाणा से बाहर हैं और वो 21 फरवरी को वापस लौटेंगे, लेकिन उनकी ब्रिगेड ने पहले ही मोर्चा संभाल लिया है। डिप्टी मेयर परमिंदर कटारिया दुष्कर्म मामले में एक और एफआईआर दर्ज। पीड़ित महिला ने डिप्टी मेयर सहित 3 अज्ञात लोगों के खिलाफ दर्ज करवाया हमले का मामला। डिप्टी मेयर परमिंदर कटारिया दुष्कर्म मामले में पुलिस ने एक और मामला दर्ज किया है। पीड़ित महिला ने डिप्टी मेयर सहित 3 अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है। पीड़िता का आरोप है कि मेयर ने उसे कार में अगवा कर उस पर हमला करवाया है और केस वापस लेने की धमकी दी है। इस केस में अब तक की ये चौथी एफआईआर है। इससे पहले भी पीड़िता कई बार ये कह चुकी है कि उसे जान से मारने की धमकी जा रही है और इस बार पीड़िता ने मेयर पर हमले का आरोप लगाया है। 24 अक्टूबर 2015 को डिप्टी मेयर परमिंदर कटारिया पर दुष्कर्म के आरोप लगे थे। कटारिया पर ये आरोप उसी के ऑफिस में काम करने वाली महिला ने लगाए थे और अब इसी महिला ने मारपीट का आरोप लगाया है। पानीपत के समझौता ब्लास्ट मामले की सुनवाई आज पंचकुला की विशेष अदालत में होगी सुनवाई। आरोपी असीमानंद सहित सभी आरोपी होंगे पेश। पानीपत के बहुचर्चित समझौता ब्लास्ट मामले में आज सुनवाई होगी। पंचकुला के विशेष सीबीआई कोर्ट में ये सुनवाई की जाएगी, जहां मुख्य आरोपी असीमानंद सहित सभी आरोपियों को कोर्ट में पेश किया जाएगा। गौरतलब है कि 18 फरवरी 2007 समझौता एक्सप्रेस विस्फोट एक आतंकी घटना थी, जिससे 18 फरवरी 2007 को भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली ट्रेन समझौता एक्सप्रेस में विस्फोट हुए थे। ये ट्रेन दिल्ली से अटारी पाकिस्तान जा रही थी। विस्फोट हरियाणा के पानीपत के गांव सिवाहा के दीवान स्टेशन के पास हुआ था, जिससे लगी आग में कम से कम 68 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि अन्य 13 घायल हो गए। इस घटना में मरने वाले ज्यादातर लोग पाकिस्तानी थे और इस घटना का मुख्य आरोपी असीमानंद है। चंडीगढ़ के कबाड़ गोदाम में लगी आग, लाखों का सामान जलकर हुआ खाक और दमकल विभाग ने आग पर पाया काबू। चंडीगढ़ के मक्खन माजरा में देर रात उस वक्त हड़कंप मच गया जब करीब 2 बजे अचानक कबाड़ के गोदाम में आग लग गई। देखते ही देखते ये आग इतनी भयानक हो गई कि लोगों ने मौके पर ही दमकल विभाग और पुलिस को सूचना दी। सूचना के मुताबिक मौके पर पहुंची दमकल विभाग की टीमों ने घंटों मुशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन जब तक आग को बुझाया गया तब तक लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। आग कैसे लगी अभी तक इसका पता नहीं चल पाया है। कंट्रोल कर रहे हैं, बीच में देखेंगे, अभी मालिक से भी मिलेंगे, कौन मालिक है, इसका क्या मटेरियल था, क्योंकि रात को पता नहीं चल रहा है, तो पूरी जानकारी लेंगे, उसके बाद ही पता चलेगा। लेकिन हमें समझ लग रहा है कि अंदर कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। गनीमत रही कि इस आगजनी की घटना में किसी का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। जेएनयू मामले पर सड़कों पर उतर रही युवा ब्रिगेड। आज महेंद्रगढ़ में हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय के छात्र छात्राओं द्वारा निकाला जाएगा तिरंगा मार्च। जेएनयू पर मचे बवाल को लेकर हरियाणा में भी युवा ब्रिगेड इसका विरोध कर रही है, जिसे लेकर आज केंद्रीय विश्वविद्यालय में छात्र छात्राओं द्वारा तिरंगा मार्च निकाला जाएगा, जिसमें विश्वविद्यालय की सभी छात्र छात्राएं हिस्सा लेंगे। इस प्रदर्शन में उन छात्रों का विरोध किया जाएगा जिन्होंने जेएनयू में देश विरोधी नारेबाजी की थी। गौरतलब है कि जेएनयू में कुछ छात्रों द्वारा देश विरोधी नारेबाजी करने वालों का देश भर में विरोध किया जा रहा है, जिसका असर हरियाणा में भी देखने को मिल रहा है। फरीदाबाद पहुंचे बीजेपी नेता विजय गोयल ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा देश को बांटने की साजिश रच रहे हैं कांग्रेस के नेता। गुरुवार को फरीदाबाद में पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच पहुंचे बीजेपी के वरिष्ठ नेता विजय गोयल ने जेएनयू मामले को लेकर कांग्रेस पर हमला बोला। गोयल ने कहा कि कुछ अराजक लोग देश को बांटने की साजिश रच रहे हैं और कांग्रेस और दूसरे दल उनका सपोर्ट कर रहे हैं। बीजेपी से कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। पाकिस्तान जिंदाबाद, अफजल गुरु जिंदाबाद और हमारी लड़ाई जंग जारी रहेगी, कश्मीर हमारा, इस तरह के नारे लग रहे हैं। वो भी एक अलग बात है कि कुछ तुच्छ लोग या कुछ ऐसे लोग जो कि हमारे देश के अंदर राष्ट्र विरोधी कार्य काम कर रहे हैं, किंतु कांग्रेस पार्टी और उसके नेता जाकर उनको हवा झलके पंखा झलकेंगे, उनको उकसाएंगे, ये बड़ी चिंता का विषय है।
विजय गोयल ने कहा कि इस मामले ने कांग्रेस की सच्चाई जनता के बीच में ला दी है। उनके मुताबिक खुद को देश की आजादी दिलवाने वाली पार्टी आज गद्दारों के साथ खड़ी है। मंडी डबवाली में सामने आया ऑनर किलिंग का मामला। प्रेमी जोड़े को उतारा मौत के घाट। हत्या के बाद लड़की के परिजनों ने शवों को नहर में फेंका। मंडी डबवाली में उस वक्त सनसनी फैल गई जब अचानक लापता हुए प्रेमी युगल की मौत का खुलासा हुआ और ये मामला ऑनर किलिंग का निकला। पुलिस के मुताबिक युवती के परिजनों ने खुद हत्या की बात को कबूला है। दरअसल 15 फरवरी को पन्नीवाला मोटा निवासी सुखबीर डबवाली गांव में अपनी प्रेमिका से मिलने पहुंचा था, लेकिन वहां युवती के परिजनों ने दोनों को गला दबाकर हत्या कर दी और दोनों के शवों को काला तितर के पास इंदिरा कैनाल में फेंक दिया। फिलहाल पुलिस को अब तक दोनों के शव नहीं मिले हैं। ये लड़का किसी लड़की के साथ में उसकी जान पहचान थी, उनके घर पे चला गया और वहाँ उस लड़की के पिता ने अपने परिवार वालों के साथ में मिलकर उन दोनों को मार दिया और राज कनाल में अमृतसर के साथ में जो राज कनाल है वहाँ पे डाल दिया दोनों। इसको ऑनर किलिंग ही कहा जाएगा। यदि मतलब ऐसा हुआ है भी सत्य बात है तो उसको ऑनर किलिंग ही कहेंगे। पुलिस ने इस मामले में लड़की के पिता सहित 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक इस मामले में और भी लोग शामिल हो सकते हैं। रादौर में शादीशुदा महिला से गैंगरेप। 5 युवकों ने की घिनौनी हरकत। खेतों में ले जाकर बनाया हवस का शिकार। रादौर की कलेशरा गांव में शादीशुदा महिला के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया है। महिला के मुताबिक जब वो बुधवार देर शाम अपने खेतों में जा रही थी तो रास्ते में नशे में धुत 5 लोग उसे जबरन गन्ने के खेत में ले गए और वहां उसके साथ घिनौनी हरकत की। महिला के शोर मचाने पर उसे जान से मारने की धमकी दी गई। महिला ने इसकी शिकायत पुलिस को दी। पुलिस ने महिला का मेडिकल करवाकर आरोपी युवकों के खिलाफ दुष्कर्म और जान से मारने की धमकी देने का मामला दर्ज किया है। पुलिस ने गैंगरेप के इस मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि 5वें आरोपी की तलाश जारी है। जेल से पैरोल मिलने के बाद कार्यकर्ताओं के बीच निकले इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला। पंचकुला में कार्यकर्ताओं के साथ की मुलाकात। जेबीटी भर्ती घोटाले में सजा याफ्ता ओम प्रकाश चौटाला जेल से पैरोल मिलने के बाद अब अपने कार्यकर्ताओं के बीच निकल पड़े हैं। मंगलवार को चौटाला पंचकुला में कार्यकर्ताओं के बीच पहुंचे और उनसे काफी देर तक मुलाकात की। बताया जा रहा है कि इस दौरान चौटाला ने पार्टी कार्यकर्ताओं से राजनीतिक हालात पर चर्चा की और उन्हें ये संदेश दिया कि वो उनकी चिंता छोड़कर पार्टी की मजबूती के लिए काम करते रहें। हालांकि इस दौरान चौटाला ने मीडिया से दूरी बनाए रखी और पत्रकारों से कोई औपचारिक बातचीत नहीं की। दरअसल पिछले हफ्ते ही ओम प्रकाश चौटाला 4 हफ्ते की पैरोल पर जेल से बाहर आए हैं। अजय चौटाला ने भी पैरोल की मांग की थी, लेकिन दिल्ली हाईकोर्ट ने उन्हें राहत नहीं दी।